चलो आज बायोलॉजी का है ना, बायोलॉजी का कोशिश करेंगे समाप्त करने का। तो हमारा जो है पहला चैप्टर जैव प्रक्रम है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम क्या है इसके बारे में पहले जान लो चैप्टर के बारे में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जीवों में यानी जीवों में जीवित रहने के लिए, जीवों में जीवित रहने के लिए होने वाले समस्त क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जीवों में जितने भी जीवित रहने वाले जीवों को जीवित रहने के लिए जितने भी प्रक्रिया किए जाते हैं वो सब जैव प्रक्रम है। जैसे जीवों को जीने के लिए भोजन करना, सांस लेना और इत्यादि कार्य जो है सब, जो भी समस्त क्रियाएं होती है जीव यानी जीवों को जीवित रहने के लिए जो दैनिक कार्य में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो समस्त क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। उसके उदाहरण जैसे हम भोजन करते हैं, जीने के लिए भोजन करते हैं, जीने के लिए सांस लेते हैं, जीने के लिए पानी पीते हैं, जीने के लिए मतलब इत्यादि कार्य जो जीवन यापन करने के लिए करते हैं वो जो है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब आता है कि पोषण। पोषण किसे कहते हैं? देखो, पोषण का मतलब सीधे याद रखना भोजन, पोषण से याद रखना भोजन, ठीक है। पोषण का मतलब होता है मेन भोजन, ठीक है। तो पोषण किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ रहे भोजन किसे कहते हैं, तो पोषण एक ऐसी विधि है, एक प्रकार साइंस के लैंग्वेज में बोलना है, पोषण एक ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक जीव, जिसमें सभी जीव यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं, सभी जीव, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जीवित प्राणी है, पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी विटामिन हो और क्या कहते हैं विटामिन हो, और शरीर में जितने भी प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये सब जो है तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। यानी पोषण एक ऐसी विधि है, भोजन करने की एक ऐसी विधि है जिसमें सभी जीव अपने शरीर में पोषक तत्वों को, है ना, मुख के माध्यम से ग्रहण करता है, वही तुम्हारा पोषण कहलाता है। मुख्य रूप से मनुष्य जो है प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व हैं। मुख्य रूप से मनुष्य जो है प्रोटीन लेता है, विटामिन लेता है, वसा लेता है और कार्बोहाइड्रेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाता है। तो वो खाने की चीज़ जो दिखाई जाती है, ठीक है, उसमें पाए जाने वाले जितने भी प्रोटीन पदार्थ होते हैं, मनुष्य के शरीर को विकसित करने के लिए जो पोषक लिया जाता है वही पोषक तत्व कहलाता है। और पोषक तत्व मुख्यतः तुम्हारा प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, वसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। वैसे भोजन के तौर पर कई सामग्री खाए जाते हैं, लेकिन पोषक के लिए विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सब भी ज़्यादा जरूरी है। मुख्यतः रूप से यही हम सब खाते हैं। अब आता है पोषण क्या प्रकार के होते हैं। तो पोषण जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्व मतलब याद रखना अपना, स्व मतलब होता है अपना, ठीक है। स्व यानी अपना पोषण, अपना पोषण जो वैसा पोषण जो स्वयं कर ले, जो खुद से कर ले, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्व का मतलब होता है अपना, खुद से। वैसा पोषण यानी भोजन करने वाला जब बात आए तो वैसा पोषण जो अपना भोजन स्वयं कर ले, ठीक है। स्वपोषण देख लेते हैं। पहले पोषण जाने के दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण या परपोषण। पर मतलब होता है दूसरा, बोलता है ना पर का धन यानी दूसरा धन, तो पर मतलब दूसरा। तो वैसा पोषण जो दूसरे की सहायता से कर सके, परपोषण कहेगा। स्वपोषण वैसा पोषण जो अपने से खुद करे, स्वपोषण। तो स्वपोषण ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रह करके, किसी दूसरे पर निर्भर ना रह करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं तथा इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। मतलब स्वपोषण वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर ना रहते, किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना रह करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं। वैसे जीव जो भी भोजन करते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं खाने के लिए, तथा इस विधि को जो है स्वपोषण कहते हैं। मुख्यतः रूप से हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं।
पेड़ पौधा ही ऐसा है जो स्वयं भोजन बनाता है, और कोई आदमी स्वयं भोजन नहीं बनाता। अब तुम सब कहोगे हम भी भोजन बनाते हैं, कोनो बात हुआ? तो ये सब बात नहीं हुआ, है ना। तो किसी पर निर्भर न, फिर भी तुम सब मतलब कोई दूसरा आदमी भोजन बनाता है तो वो डिपेंड रहता है। तो मनुष्य स्वपोषी नहीं है। भोजन, पेड़ पौधा ऐसा चीज़ है वो स्वपोषी है, ये अपना भोजन खुद बनाता है लेकिन खाता नहीं है ना, ये भी याद रखना। क्योंकि देखो पेड़ पौधे स्वपोषी है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्व। अब समझ गए? वैसे जीव जो अपना भोजन जो अपना भोजन अन्य जीव किसी दूसरे पर सहारा ना होकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। और इस विधि को स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, इस स्वपोषण के अंतर्गत पेड़ पौधे मुख्य रूप से होते हैं, क्योंकि पेड़ जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और खाता कोई और है। अब आता है कि परपोषण। पर मतलब दूसरा बोले थे, पर मतलब दूसरा। देखो, स्व मतलब आ गया था अपना, खुद से नहीं। वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाए, किसी पर दूसरे पर डिपेंड न रहे, वह स्वपोषण हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा। वो जीव स्वपोषी हो जाएगा, और जो इस विधि के द्वारा चलेगा वो स्वपोषण हो जाएगा। और स्वपोषण, उसके बाद स्वपोषण में तुम्हारा हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। अब पर मतलब दूसरा, तो परपोषी अब दूसरे पर निर्भर रहेगा। परपोषी एक ऐसी विधि है, परपोषण एक ऐसी विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, जिसमें जीव जो है अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है, किसी दूसरे के सहारे पर रहता है। जैसे सभी पशु, जितने भी पशु पक्षी हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो जो है किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यानी उसको जो पालता है या पोसता है उस पर निर्भर रहता है कि हमें भोजन देगा। पक्षी भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। कीड़े मकोड़े आदि चीज़ों पर खाते तो दूसरे प्राप्त करते हैं। मनुष्य भी जो है परपोषी है, मनुष्य भी जो दूसरे पर डिपेंड है, कोई खाना देगा या बनाएगा, खुद बनाकर नहीं करता है। वो कुछ क्षण के लिए पर भी वो माना नहीं जाता है। तो मनुष्य भी परपोषी जीव है, पक्षी परपोषी है, सभी पशु जो है परपोषी कहलाते हैं। अब आता है कि परपोषण के प्रकार, कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। पहले जाने के स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ग्रहण करे, स्वयं बनाए, किसी दूसरे का सहारा ना ले, वो स्वपोषी होगा। और इस वो विधि को स्वपोषण विधि कहेंगे। स्वपोषी पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, क्योंकि स्वपोषी जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब परपोषी वैसा जीव जो किसी दूसरे की सहारा से अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी में आ गया तुम्हारा सभी पशु पक्षी आ गया, जानवर आ गए, जितने पशु पक्षी है, और मनुष्य हो जाते हैं। अब प्रपोषण के भी प्रकार बोल दिया है। प्रपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रपोषण के जो है 3 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण में कवक, बैक्टीरिया आदि आ जाते हैं। परजीवी पोषण जू, खटमल, मच्छर। प्राणी संप्रपोषण अमीबा, मनुष्य और मेढक। अब देखो, अब आता है मृत मतलब होता है मरा हुआ। मृत मतलब मरा हुआ चीज, है ना। वैसे जीव जो किसी मरे हुए सड़े गले पदार्थ या मरे हुए जीवों पर निर्भर रहता है, उसे मृत जीवी कहते हैं, है ना। वैसे जीव जो सड़े गले हुए पदार्थों से अपना पोषण करता है, अपना भोजन करता है, उसे मृत जीवी प्रपोषण कहते हैं। तो मृत जीवी में तुम्हारा कवक आ जाता है। कवक एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे पर डिपेंड होता है, परपोषी है। बैक्टीरिया तुम्हारा जीवाणु, जिस हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। कवक जो है, अब बताते हैं। ब्रेड खाए होगे, ब्रेड में देखना, ब्रेड में कभी कभी क्या होता है ना, वो दूसरा चीज़ है, ठीक है। कवक के द्वारा ही ब्रेड बनाया जाता है, ठीक है, उसमें ही मिला रहता है। तो देखना कभी कभी जो है ज़्यादा बैक्टीरिया होने पर या कुछ होने पर ब्रेड में बगल साइड में देखना काला कालापन आ जाता है, ठीक है, कालापन आ जाता है खराब होने पर। वो जो है उसी में कवक बैठा होता है। तो कवक जो है किसी दूसरे के सहारे से भोजन ग्रहण करता है ना। कोई को क्या करता है कि इसको तोड़ करके फेंक देता है, हल्का सा तोड़ देता है, उतना जितना खराब होता है बाकी खा लेता है। ये नहीं, तो पूरा ब्रेड में ख़त्म हो गया, ऐसा मत करना, है ना। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया तुम्हारे होते हैं शरीर में, जितने कीटनाशक कीटाणु होते हैं,
ये भी मृतजीवी से पदार्थों से। देखना कहीं कीटाणु क्या होगा, कहीं सड़ा गला पदार्थ होगा, वहाँ पर देखना कैसा कैसा कीड़ा हो जाता है ना। तो कीड़ा वो क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, मृतजीवी पदार्थों से। कीड़ा तुम्हारा सबसे गंदा जगह में पाया जाएगा, सड़ा गला पदार्थों में पाएगा, है ना, तो वो जीवाणु हो गया। उसके बाद आता है परजीवी, वैसा जीव, है ना, वैसा पर मतलब दूसरा, वैसा जीव किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहे। वैसा जीव जो किसी दूसरे जीवों पर, किस दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करे। जैसे जू है ना, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढीला। ठीक है, क्या बोलते हैं, ढीला। जू को ढीला बोलते हैं। तो ढीला क्या होता है, मनुष्य के शरीर में रहता है। तो मनुष्य क्या एक जीव है, जीवों के द्वारा जो है क्या, उस जीवों के द्वारा रह करके, है ना, जीवों के द्वारा वो क्या करता है, उसके साथ में रह करके, है ना, कुछ मतलब लंबे समय तक या कुछ क्षण पर साथ में रह करके उसके शरीर से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है ना। तो वो परजीवी हुआ। पर मतलब दूसरा, जीव यानी वैसा जीव किसी दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता हो। जैसे जू हो गया, जू हमारे प्राणी जगह या तो कुछ समय तक अस्थिर रहता है, ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे जीव जो कुछ मानव के शरीर में या किसी प्राणी के शरीर में कुछ दिन के लिए स्थिर होकर या अस्थिर होकर वो अपना भोजन ग्रहण करता है, वही परजीवी हुआ। अब जैसे खटमल देखना बिछावन के तर में कभी कभी होता है, ठीक है, जिसको बिबिया बोलते हो ठेठी में, ठीक है। तो वो पारा कथो बेबिया है, तो नहीं देखिए, तो खटमल, ठीक है, लग जाता है। देखना अंदर में बिछावन गर्मी के समय में ज़्यादा होता है, बिछावन के तर में होता है। तो वो क्या करता है, वो पहले उजला टाइप का होता है, खून चूस कर पूरा लाल हो जाता है, टिकली टाइप का होता है, तो उसको खटमल कहते हैं। अब मच्छर भी क्या होता है ना, कुछ समय के लिए रुकता है, स्थिर रहता है, वो भी खून चूसता है। तो ये सब क्या हुआ, परजीवी हुआ। अब प्राणी सम परपोषण, यानी वैसे जीव जो है अन्य चीज़ों को नहीं खाते, जिसमें प्राणियों पर ही निर्भर रहते हैं, यानी उनको प्राणियों को ही खाते हैं। जैसे अमीबा जो है वो प्राणियों पर है। मनुष्य जो है किसी प्राणियों के साथ रह करके, मेंढक जो है ये भी प्राणियों से निर्भर होता है। मेंढक किसी न किसी जीव जिसमें जान है उसी को खाएगा, किसी न किसी जिसमें जान है उसी को खाएगा। तो मनुष्य भी प्राणी संप्रपोषण में आ जाता है। तो ये तुम्हारा प्रपोषण के प्रकार थे, प्रपोषण के 3 प्रकार। अब आता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण हम वहाँ भी पढ़ा चुके हैं। जैसे ये तुम्हारा सूर्य हुआ, ठीक है, सूर्य हो गया, उसके बाद तुम्हारा ये हो गया पेड़, ठीक है, देखो ये पौधा हो गया, समझ जाओ, सिर्फ ये पत्तियाँ होंगी, ठीक है, वो तुम्हारा सूर्य हो गया, सूर्य से प्रकाश निकल रही है, ठीक है। तो आप बताओ, अब ये भोजन, ठीक है, क्या भोजन बनाने के लिए ये पेड़, जब अब प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की विधि है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण जो है, हरे जो पेड़ पौधा हरा है ना, ये भोजन बनाने के लिए एक विधि है, जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं। सूर्य से क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, और वातावरण से, तुम्हारा क्या हुआ, वातावरण से, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा वातावरण, ठीक है, आसमान ये सब वातावरण हुआ। वातावरण से क्या लिया, वातावरण से ले लिया तुम्हारा वातावरण से तुम्हारा लिया CO2, क्या लिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब नीचे में आ जाता है तुम्हारा जमीन, क्या आ जाता है, नीचे में आ जाता है जमीन, ये तुम्हारा जमीन है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, मिट्टी होता है, ठीक है, मिट्टी पाया जाता है, जल पाया जाता है। कुछ क्षण के लिए समझो, मिट्टी और जल। तो लिखना है प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की ये क्या है, विधि है, जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं और वातावरण से क्या लेते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड लिया और भूमि से जल लेते हैं और खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यही विधि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, यही विधि क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो सूर्य क्या होता है? संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्नलिखित रूप समीकरण में दिखाया जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण होती है क्या क्या होता है तो दिखाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 12H2O है ना, 12H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिल करके C6H12O6 है ना, ग्लूकोज का निर्माण क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। फिर उसके बाद C6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करता है। ये सब बनकर ये तुम्हारा समीकरण है। एग्जाम आएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है उसके समीकरण के द्वारा समीकरण के बारे में बताए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, सब बार आता है, एक को बार नहीं छटता है, तो आना ही आना है, तो हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब मान लो कि अब कोई भोजन बनाया, पेड़ पौधे भोजन बनाए। ठीक है, जैसे मनुष्य भोजन बनाता है, मनुष्य जब भोजन बनाता है उसको कुछ ना कुछ किस जरूरत होती है, कुछ ना कुछ सामग्री के लिए भोजन बनाता है। तो हंडी लेना पड़ता है, आग लेना पड़ता है, ये सब लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार पेड़ पौधे को भी भोजन बनाने के लिए कुछ ना कुछ की आवश्यकता होती है। तो कैसे बनाएगा? तो पहला पर्णहरित जो कि क्लोरोफिल है ना, पर्णहरित की जरूरत होती है। क्लोरोफिल भी कहा जाता है। क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल यानी इसके ही कारण पत्तों का रंग हरा हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि देखो आग को जलने के लिए हम जानते हैं कि ऑक्सीजन चाहिए, पर कार्बन डाइऑक्साइड हवा के रूप में उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण चाहिए, जल भी चाहिए, कुछ खनिज लवण चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये सब चीज़ जो है पेड़ पौधे को चाहिए, तभी पेड़ पौधे भोजन बना सकते हैं। तो ये आवश्यक सामग्री है जिनके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, समझ लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। सही बात है कि क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, यानी पौधों में जो गैस जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, उनका आदान प्रदान जो है रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र मतलब होता है छिद्र। रंध्र का मतलब क्या होता है? छिद्र होता है। ठीक है, ये छिद्र कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों में पाया जाता है। एस्टोमाटा भी बोल सकते हैं, ये भी याद रखना। एस्टोमाटा में छिद्र होता है। तो छिद्रों के द्वारा जो है, यहाँ जो छिद्र पत्तों में छिद्र पाया जाता है, छिद्रों के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, किसके द्वारा? गैसों का रंध्र के द्वारा पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जो कि पत्तों में ही होता है, क्लोरोप्लास्ट में, यानी क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं को, क्लोरोफिल क्या करता है? जो भी अणु आता है, छोटे छोटे कण आते हैं, प्रकाश संश्लेषण को अंगक और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है। यानी क्लोरोफिल अणुओं का प्रकाश संश्लेषण का अंगक कहा जाता है और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है। इसलिए पेड़ पौधे में पत्तियां नहीं होगी, ज़्यादातर अगर पत्तियां नहीं होगी तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना सकेंगे। इन्हीं के द्वारा जो है ये अंग है एक प्रकार का, जो सब लेते हैं। तो अब थोड़ा सा मुख्य कुछ लेते हैं। वायुमंडल में सामान्य रूप से नाइट्रोजन जो है 78% है। हमारे वातावरण में, वायु में जो है नाइट्रोजन 78% है। ऑक्सीजन जो है 21% होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है 0.03% होते हैं। याद रखना, ये तीन ठो ही ज़्यादा पूछता है, इसलिए तीनों लिए, ज़्यादा नहीं लिए। वैसे कई गैस विद्यमान है वायुमंडल में। तो नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। अब आता है जंतुओं में पोषण। पहले जाने कि अब आदमियों में, अब पहले क्या जाना, पेड़ पौधों में पोषण कैसे हुआ। पेड़ पौधे पहले जाने कि भोजन क्या है ना। भोजन के बाद भोजन कितने प्रकार के, कौन कौन भोजन कैसे किया, उसके बाद पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाया, जान लिए। अब जंतुओं में भोजन कैसे बनता है, यानी जंतु जो लोग भोजन बनाते हैं वो भी भोजन बनाते हैं। तो जंतुओं में पोषण जो होता है, यानी पोषण जो लोग
मतलब जंतु खाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन करते हैं कैसे कैसे करते हैं, वो तो सभी जानते हैं कैसे कैसे करते हैं, पर लिखोगे कैसे। अब साइंस की लैंग्वेज, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। सही बात है, जंतु जो है भोजन के लिए क्या होता है, पूरी तरह से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, बिना दूसरा कोई रहेगा नहीं, है ना, तो भोजन नहीं कर, वे परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए जंतु को परपोषी कहते हैं। और देख, परपोषी कहलाता है, क्या कहलाता है, परपोषी कहलाता है, ठीक है। अब आता है कि अमीबा, ठीक है। पहला जंतु ले लो अमीबा। अमीबा पोषण कैसे करता है, यानी अमीबा जो है अपना भोजन कैसे करता है उसको बारे में बताना है, ठीक है। अमीबा अपने यहाँ समझो ना, कान पर लाल देंगे ना, अभी लाल हो जाएगा। अमीबा जो है अपना भोजन जो है कुटपाट की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है ऐसे होता है अमीबा, ठीक है, ये होता है अमीबा, ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है। दो ठो टांग निकाल देना ऐसे कुटपाट की टाइप का, ये हो गया अमीबा, तो ठीक है, ऐसे छाप देते हैं। अमीबा जो होता है ये हुआ अमीबा। अमीबा अपने कुटपाट की मदद से भोजन ग्रहण करता है। कुटपाट मतलब ये उसका टांग जो होता है लंबा लंबा, है ना, ऐसे करके ये अपना वो जो है टांगों के द्वारा भोजन करता है। हम लोगों के जो हाथ लेकर करते हैं वो जो है टांगों के द्वारा करते हैं। तो टांग उंगली जैसी है, टांग जैसी एक ठो निकलता है टांगी का, तो कुटपात कहते हैं उसको, कुटपात कहते हैं। तो कुटपात के द्वारा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है कौन, अमीबा। और उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके तब वो भोजन जो ऐसे ग्रहण पकड़ लिया। कुटपात दो ठो उंगली टांग जैसा निकला रहता है, तो कुटपात ऐसे पकड़ लिया, भोजन पकड़ लेता है। तो उसको भोजन पकड़ करके क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। बड़का पकड़ेगा तो बड़का एक बार की घुसेगा तो गला में लटक जाएगा, जिससे तुम्ही को बड़का ईटा घुसा देंगे गला में लटक, या बड़का रोटी घुसा देंगे मुंह में, है ना, जाने में तो दिक्कत होगा। तो इसलिए तो भोजन को क्या करता है, वो छोटे छोटे अणुओं यानी छोटे छोटे कणों में तोड़ करके अपना पोषण करता है। शेष बचे, अब शेष बचा हुआ भोजन क्या करेगा, है ना, अब शेष बचा हुआ भोजन मतलब खा लिया पी लिया, अब शेष बचा हुआ भोजन क्या करेगा, मान लो थाली में बच जाता है, पेट भर जाता है, औनाता है, ओह बाप रे बाप, और नहीं खबर की करे जा, या ककरो दे दे जाए, फेंकी दे जाए, पर ककरो दे नहीं जाए, ठीक है। शेष बचे भोजन अपशिष्ट पदार्थ को वो बाहर निकाल देता है ना, लेटरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है, जिससे मनुष्य, ठीक है। उसी प्रकार जो है बायोलॉजी ऐसा क्या करेंगे, बोलना पड़ेगा सुबह सुबह। शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को वो क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। अमीबा जो भोजन जो अपना कैसे करता है, अमीबा अपना भोजन कुटपाट के द्वारा करता है। दो उंगली संरचना जैसी होती है उसको कुटपाट के द्वारा पकड़ लेता है। उसको पकड़ करके क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ कर को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो खराब पदार्थ है उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। यही अमीबा में भोजन का करने का नियम है। अब उसके बाद पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र थोड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए आहार नाल और इससे संबंधित पाचन ग्रंथियां और पाचक क्रिया में मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी आहार नाल से लेकर के, यानी मनुष्य जब भोजन ग्रहण करता है, जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, मनुष्य ये हुआ तुम्हारा आहार नाल, ठीक है, उतना नहीं बताएंगे, सब पढ़ा चुके हैं, शॉर्ट में समझो। मनुष्य जब मुंह में ग्रहण करता है भोजन, ठीक है, तो सबसे पहले पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है, सबसे पहला पाचन मुंह से शुरू हो जाता है और अंतिम जो है छोटी आंत में समाप्त हो जाता है ना। पूर्ण पाचन छोटी आंत में और पाचन का शुरुआत मुख से ही हो जाता है। इसलिए सबसे जब ये मुंह में खाना लो तो ज़्यादातर रूप में चबाना चाहिए, ताकि ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा और भोजन आसानी से पचेगा, है ना। तो जो चबा कर नहीं खाते हैं, डायरेक्ट निगल जाते हैं, उसको बड़ी दिक्कत होगा। तो अमीबा क्या कहता है, आहार नाल, जैसे आहार नाल किसे कहते हैं, वैसा जिसके द्वारा भोजन ग्रहण, वैसा आहार जिसके द्वारा जाता है, नली आहार नाल हो गया। और इससे संबंधित आहार नाल से जुड़े हुए जितने भी तत्व हैं, हमारा पाचन तंत्र जितना भी काम करता है पचने के लिए, वे सभी जो है इस क्रिया में जो मिलकर भाग लेते हैं, उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। यानी भोजन को पचाने में जितने भी तंत्र भाग लेते हैं, भोजन को पचाने में जितने भी तंत्र भाग लेते हैं, उन्हीं को पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे भोजन को बनाने में कई चीज़ें लगता है, ठीक है, कई सामग्री लगता है, उसी प्रकार मनुष्य को जो पचन करने के लिए कई सामग्री है।
ठीक है, अंदर में कई मशीन है, इधर जाता है, इधर तोड़ता है अलग से, फिर निकलता है, इधर करता है, फिर पेट में अलग तोड़ता है, फिर सब जगह तोड़ करके तब, है ना, जो भी होता है वो निकल जाता है। तो ये सब क्या मशीन है, तंत्र मतलब मशीन। मनुष्य के शरीर में जितने भी भोजन को पचाने के लिए कार्य जो कर रहे हैं वो पाचन तंत्र कहलाता है। अब बताए दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? क्या दांत होता है? 32। क्या दांत, टोटल दांत कितना है? दांत टोटल कुल कितना होता है? 32 दांत होता है। मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है ना। और इससे इससे नीचे यानी 20 साल की उम्र जो होती है या 20 साल के नीचे की उम्र होती है उसमें मात्र शायद 28 दांत होते हैं, 28 या 29 दांत पाए जाएंगे। ठीक है, और 20 साल से थोड़ा उम्र में 32 है। तो मनुष्य के शरीर में नहीं, मनुष्य के मुंह में, है ना, दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 32 टोटल 32 दांत होते हैं। दांत जो है कई प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कृंतक जिसको इंसाइजर कहते हैं इंग्लिश में, भेदक यानी जिसको कैनाइन कहते हैं, अग्रचवर्णक जिसको प्री मोलर कहते हैं, चवर्णक जिसको मोलर कहते हैं। सबका कार्य है, ठीक है, उतना डिस्कशन नहीं कर सकेंगे, कॉपी में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। कर्तनक यानी ये कटिंग का काम करता है। भेदनक है ना, ये बाइटिंग का काम करता है। और ये मोलर जो प्रेमोलर पीसने का काम करता है। और ये जो पूरा मोलर जो है शायद ये पूरा मिलाने का काम करता है। यही सब है, फिर भी हल्का फुल्का बता देते हैं। ये सब काम है दांतों का, 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के। ठीक है, हाँ जो भी है लिखा हुआ है। मनुष्य के अमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। मनुष्य के अमाशय में जो है, अमाशय का मतलब हुआ पेट। ठीक है, पेट होता है, अमाशय पेट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। 3 लीटर जठर रस प्रतिदिन मनुष्य के अमाशय में बनता है। ये जठर रस के द्वारा ही भोजन पाचन किया जाता है। उसके बाद आहार नाल में सबसे अधिक लंबाई छोटी आंत की होती है। ये मेन पॉइंट है, याद रखना। ये ज़्यादा पूछता है कि सबसे ज़्यादा किस आंत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी आंत सबसे बड़ी होती है। वहाँ लिख दिया तब छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत में लगा देता है, कहता बड़ी है तो बड़ी होगा, पर यहाँ नहीं, जो छोटी होती है वही बड़ी आंत होती है। तो आहार नाल में सबसे अधिक लंबाई छोटी आंत की होती है। यह लगभग 6 मीटर लंबा होता है। 6 मीटर लंबा होता है। अगर पेट से निकालोगे ना, जिसमें भोजन लगा रहता, सब घोरचेले जो रहता है उस छोटा वाला, उसको निकालोगे ना तो 6 मीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। चौड़ा होता है जब बकरी खस्सी काटोगे, है ना, देखना उसमें। तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। किसी कैसे कहा जाता है, मतलब हो सकती है किसी का 8 मीटर, किसी का 10। अब जो धोधवा है थोड़ा सा बड़का हो जाएगा, है ना, धोध वाला आदमी तो पेट बड़का होता है तो उसका आहार नाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा कमी होता है। तो मतलब अनुमानित रूप से कहा जाता है कि आहार नाल की लंबाई जो है 8 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है। मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग दांतों का इनेमेल है ना। सबसे मजबूत अंग जो है मानव शरीर में दांतों का इनेमेल है। दांत जो है इनेमेल, है ना, इनेमेल पदार्थ से बना हुआ है, जिसमें ये ऐसा जगह है कि यहाँ पर जो है जल नहीं पाया जाता है। 0% जल पाया जाता है। ठीक है, 0% जल पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कमी जल दांतों में पाई जाती है। अमाशय का अग्र भाग, जो अमाशय का अगला भाग होता है उसको कार्डियक कहते हैं, तथा पिछला भाग को पाइलेरिक कहलाता है। ठीक है, ये सब ऑप्शन याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब आता है कि शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। जो शाकाहारी होते हैं, मांसा मतलब शाकाहारी का मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, है ना, मीट मछली का कम खाने का बंद नहीं करते हैं। शाकाहारी जंतु में जो शाकाहारी होते हैं उनका जो आहार नाल जो होता है ना, आहार नाल थोड़ा बड़ा का होगा। शाकाहारी जंतु जितने भी होते हैं, मनुष्य भी शाकाहारी हो सकता है ना। जो शाकाहारी होगा, अगर मान लो जो बचपन से बवाजी है तो उसका पेट थोड़ा बड़का होगा, बड़का, हाँ, है ना, आहार नाल थोड़ा बड़ा होगा। उसको अगर काटोगे
ताकि सेलुलोज का पाचन ठीक से हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेलुलोज का पाचन किया जाता है और वहाँ पर मनुष्य, देखो शाकाहारी जंतु जो होते हैं उसमें सेलुलोज का पाचन होता है, और क्या कहते हैं उसमें जो मांसाहारी जंतु होता है उसमें ग्लूकोज का पाचन होता है। और पेड़ पौधों में जो है सुक्रोज सुक्रोज के रूप में होता है। पेड़ पौधों में सुक्रोज, मानव में ग्लूकोज, ठीक है, और जंतु में सेलुलोज, याद रखना। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है ना, जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत रहती है उस एक नली होती है जोड़, उसको कहते हैं सिकम, उसको कहते हैं सिकम। अब प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो सौर ऊर्जा तुम्हारा सूर्य से ऊर्जा लिया, ठीक है, सूर्य से ऊर्जा लिया तो ये सूर्य ऊर्जा लेकर के रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। मनुष्य के अमाशय की दीवार से जठर रस का स्राव होता है, यानी मनुष्य का जो अमाशय है ना, उससे जो है बैक साइड से साइड में जठर रस का स्राव होता है, यानी स्राव मतलब बहता है। चैप्टर खत्म। अब आता है चैप्टर 2 श्वसन। श्वसन से मतलब सीधे जानना कि सांस, श्वसन मतलब सांस। पहले क्या पढ़े, भोजन पोषण, ठीक है, उसके बारे में कौन कौन पोषण कैसे, भोजन कैसे जीव भोजन, कौन भोजन ग्रहण करते हैं, कौन जीव कहलाते हैं, ठीक है, कौन कौन जीव कहाँ से भोजन करते हैं वो पढ़ लिए। उसके बाद भोजन किसके अंदर कैसे पचता है वो पढ़ लिए। उसके बाद पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं वो पढ़ लिए। अब आते हैं श्वसन, सांस कैसे कैसे लिया जाता है। तो ठीक है, पहले जान लो कि श्वसन किसे कहते हैं। जानते हैं कि सांस होता है, किसे कहते हैं वो भी लिखना पड़ेगा। जीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं, जीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज टूटता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का जल वह ऊर्जा में मुक्त होता है, ऐसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी जब जीवों में होने वाली ऐसी समस्त क्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कहाँ, जब मनुष्य के ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन की लेने की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऊर्जा भी थोड़ा सा, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, सांस फेंकना, गर्म सांस फेंकना, तो ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊर्जा भी निकलती है। तो यही क्रिया जो है हमारा श्वसन कहता है। यानी मनुष्य जब सांस लेता है, सांस में क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन शरीर में आई, ग्लूकोज का विखंडन हुआ, ग्लूकोज विखंडन होने के बाद ग्लूकोज, देखो समझो, मनुष्य सांस लिया, ऑक्सीजन मनुष्य के अंदर आई, मनुष्य के अंदर में ग्लूकोज है, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज है। जैसे सांस ऑक्सीजन के रूप में आई, ग्लूकोज जो है टूट गया, क्या हुआ, ग्लूकोज विखंडित हो गया, टूट गया। टूटने पर हमारा क्या होता है, जब टूटता है तो उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा एटीपी निकलता है, जो कि ऊर्जा के रूप में बोलते हैं। तो ग्लूकोज टूटने पर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, थोड़ा सा ऊर्जा निकलता है। छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में थोड़ा थोड़ा ऊर्जा भी निकलती है, ताकत तो लगेगा तो ऊर्जा खपत होगी, तो ऊर्जा भी निकलती है। यही समस्त क्रियाएं श्वसन कहलाती है, ठीक है। सांस लेते हैं तो उसकी मेन विशेषता बताइए। अगर सांस की विशेषता बताओ कि सांस क्यों लेते हैं, इसका काहे लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है, तो श्वसन का निम्नलिखित विशेषताएं लिख सकते हैं। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, यानी मनुष्य जो है जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, ये जानते हैं। श्वसन की क्रिया दिन रात अथवा 24 घंटे होती है, सही बात है। श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो दिन और रात अर्थात 24 घंटे होती है। श्वसन सभी जीवित कोशिका में होता है। श्वसन जो है सभी जीवित कोशिका, जो आदमी जिंदा है वही सांस लेगा, तो श्वसन जो है सभी जितने भी जीवित कोशिका है ना। मनुष्य जो है एक कोशिका की इकाई, एक कोशिका के द्वारा से निर्माण हुआ। तो मनुष्य जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी क्या करते हैं,
जीवित कोशिका प्राणी है वो सभी सांस लेते हैं, ठीक है, उसमें सभी श्वसन होता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया के सहयोग से होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के ही सहयोग से होता है। अब आता है कि श्वसन। श्वसन जान लीजिए, श्वसन सांस क्या है, समझ गए है ना। मनुष्य जब ऑक्सीजन लेता है, ऐसे नहीं छोड़ना और लेना ये सांस हो गया, ये नहीं देखना। जब मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऑक्सीकृत होता है, उसके बाद जब मुक्त होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बाहर निकलती है, ये समस्त क्रिया श्वसन कहलाती है। अब श्वसन के प्रकार होता है, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन में ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, O2। तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन होगा और वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वायवीय श्वसन कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, ऑक्सी आ गया तो वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन है ना, गैस, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा वायवीय श्वसन बोल दिए, समझ गए कि ये जो होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, कब होगा। आप जानते हैं वायवीय श्वसन को क्या बोले थे, ऑक्सी श्वसन, ठीक है, याद रखना ऑक्सी श्वसन, घबराना नहीं कि ये वायवीय श्वसन पढ़ा दिया, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, कुछ उल्टा पूछ देगा तो दोनों एक ही है। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है। तब किसे कहते हैं जान लो, मोटा मोटी बता दिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। जब मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसमें जो श्वसन होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकृत, सही बात, इस क्रिया में ग्लूकोज क्या होता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, टूटता है, विखंडित होता है और 686 कैलोरी ऊर्जा को कैलोरी से, ठीक है, कैलोरी से मापा जाता है, ठीक है, इसलिए बोला है। तो कैलोरी 686 कैलोरी ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। जैसे इसमें क्या होता है, मनुष्य, है ना, जीवित रहने वाले प्राणी वही नहीं सांस लेंगे, मनुष्य, मेंढक और अन्य जीवों में श्वसन होता है। हम जानते हैं कि यह जो श्वसन किसमें होता है, जो ऑक्सीजन कौन लेगा, मनुष्य लेता है, मेंढक लेता है, अन्य जीव जिसमें श्वसन होता है, जीवों में श्वसन होता है। वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आता है कि पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को किसको पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है या शक्ति ग्रह या ऊर्जा गृह कहा जाता है, वही हुआ। तो हम समझे अभी कि वायवीय श्वसन कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें जब ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में आती है तो ग्लूकोज का विखंडन होता है, विखंडन होकर के 686 कैलोरी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा खनिज लवण का निर्माण होता है और ये मनुष्य, मेंढक एवं अन्य जीवों में श्वसन होता है। अब आता है कि अवायवीय श्वसन। अब बताओ अवायवीय श्वसन में क्या होगा, उसका उल्टा अ लगा हुआ है, याद रखना। अ का मतलब होता है किसी के आगे अ लग गया, इसका मतलब होता है कि नहीं, ठीक है, इसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वहाँ तो प्रेजेंट था, उपस्थिति में था, यहाँ अब्सेंट में है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन। अब मान लो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोल रहा है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, वहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना। इसमें ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण 21 कैलोरी, ठीक है, 21 कैलोरी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल बनता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, अवायवीय श्वसन में जब सांस ऑक्सीजन जब चलती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी सांस जब चलती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका निर्माण होता है, ये कार्य होता है। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कुछ ही भाग, कुछ ही थोड़ा ही मात्रा में, उसमें ज़्यादा मात्रा में टूटता है, इसमें कुछ ही भाग, आंशिक भाग क्या होता है, 21 कैलोरी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल बनता है।
यह श्वसन जो है कोशिका के जीव द्रव में होता है, जैसे ईस्ट और जीवाणु इत्यादि, ये सब जो है उसी में होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, अब श्वसन जाने, श्वसन कितने प्रकार के, उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो सांस लिया जाता है उसको वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और क्या होता है उस इससे उल्टा और अवायवीय क्या हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती है तो उसकी उपस्थिति में होता है। पहले श्वसन जाने कि श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आप जानेंगे कि श्वसन किसमें कैसे कैसे होता है। पौधों में श्वसन कैसे होता है, प्राणियों में श्वसन कैसे होता है। प्राणियों में तो पढ़ लिए, लगभग पढ़ाई चला गया। तो पौधों में सांस कैसे लेते हैं, पौधों में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। पेड़ पौधे श्वसन कैसे लेते हैं, पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं। पौधों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया होता है। कौन क्रिया, विसरण क्रिया। अणुओं के अंतर मिश्रण को विसरण कहते हैं, ठीक है। अणुओं के आंतरिक मिश्रण को, जब अणु आंतरिक रूप से मिल जाते हैं उन्हीं के मिश्रण को विसरण कहते हैं। देखो पेड़ पौधों में विसरण विधि होता है। कौन विधि होता है, विसरण, ठीक है। तो अब पेड़ पौधा सांस किसके द्वारा लेगा, पेड़ पौधा सांस लेगा पत्तियों द्वारा, ठीक है। तो पौधों में श्वसन का गैसों का आदान प्रदान, गैसों के रूप में सब ऑक्सीजन लेता है, तो गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह के विसरण क्रिया से होती है, ठीक है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पत्तियों को रंध्रों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है ना, तो ऑक्सीजन युक्त से जब लिया जाता है तो वहाँ पर जब यहाँ पर ऑक्सीजन आती है, देखो आती है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर जो है क्या करता है, पेड़ पौधा क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अब मान लो सांस हवा चल रही है, हवा में तो सब चीज़ आएगा, जिसको जो जरूरत है वही लेगा, तो आई ऑक्सीजन युक्त में मिला होता है। जब पेड़ पौधा क्या करता है, लेता है पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल में पत्तियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य सांस किसके द्वारा लेता है, बताओ, मनुष्य जो सांस किसके द्वारा लेगा, बबलू कुमार, गलत है, मनुष्य जो है नाक के द्वारा नहीं लेता है। मनुष्य कितना बार बता चुके हैं कि मनुष्य जो सांस लेता है वो फेफड़ा के द्वारा लेता है, नाक के द्वारा नहीं। नाक तुम्हारा काट देंगे, सुबह खा बना देंगे तो ना लिया जाएगा, ठीक है। तो फेफड़ा के द्वारा जो है मनुष्य सांस लेता है, नाक के द्वारा नहीं। कई बार पूछने भुला जाता है, ठीक है। आज जो है पेड़ पौधे जो है पत्तियों के रंध्रों के द्वारा है ना सांस लेता है, यानी पत्तियों द्वारा। अब एग्जाम में आता है, पहले समझ गए वायवीय श्वसन और वायु श्वसन में अंतर भी आता है, तो परिभाषा और ये सब मीनिंग बता दिए। तो इसको 2 कॉलम बना देना है, यहाँ वायवीय श्वसन लिख देना है, यहाँ अवायवीय श्वसन, 2 कॉलम बनाकर दोनों को परिभाषा लिख देंगे तो फिर भी चलेगा। अंतर दोनों का कॉलम बना देंगे फिर भी उसका अंतर चल जाएगा। हो गया वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, यानी अवायवीय श्वसन लिख देना एक तरफ से, उसका परिभाषा लिख देना, कुछ मतलब बता दिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसकी अनुपस्थिति में, दोनों कॉलम बना करके खेला खत्म कर देना, ये अंतर हो जाएगा। चलो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। निम्न श्रेणी यानी छोटे श्रेणी के जंतु है ना, जैसे छोटे श्रेणी के जंतु जिसमें एक कोशिकीय पाए जाए। मनुष्य जो है कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, ध्यान से सुनो, जिसमें एक कोशिका बनी होती है वो अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से होता है। कोशिका झिल्ली का एक कोशिकीय जीव में एक कोशिकीय जीव जो है उसका जो श्वसन होता है वो कोशिका झिल्ली से लेता है। याद रखना, एक कोशिकीय जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं। कीड़ा जो है एक ही कोशिका से बना हुआ है, ठीक है, उसमें कई कोशिका नहीं है, एक ही कोशिका है, अन्य कोशिका नहीं है। और मनुष्य के शरीर में कई नस पाए जाते हैं, वो एक ही कोशिका से सांस लें। तो अमीबा पैरामीशियम में श्वसनों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से वितरण किया जाता है। निम्न श्रेणी बहुकोशिकीय, अब बहुकोशिकीय भी आता है जंतु, जैसे हाइड्रा में श्वसन का गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा, तो सब विसरण, ठीक है, शरीर के सतह से विसरण के द्वारा किया जाता है। कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि जंतुओं में श्वसन सामान्यतः 3 प्रकार से ही हो सकते हैं। मनुष्य जो है सांस जो है 3 प्रकार, उतना लंबा नहीं, उतना खींचेंगे तो
क्या है, बहुत बड़का हो जाएगा, तो शॉर्ट कट में खींचना है, समझना है। तो मनुष्य में जो है सांस जो है 3 प्रकार के, जिसे श्वास नली, ठीक है, यानी श्वसन जंतु जितने होते हैं, मनुष्य नहीं, जंतु जितने होते हैं 3 ही प्रकार से सांस लेते हैं। एक श्वसन नली जिसको ट्रेकिया कहा जाता है, जानो पूछा। गिल्स, ये गिल्स जो है मछली, ठीक है, मछली जो है गिल्स, गलफड़, कहीं कहीं जो क्लोम लिखा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, हराने वाला बात है, कलो संजू ओ कर्म, क्लोम, कहीं कहीं ये नहीं, गिल्स भी रहेगा, गलफड़ भी नहीं रहेगा, हरा जाएगा, बाप रे कहाँ से लेगा। अब क्लोम रहता है, कहीं कहीं रहता है क्लोम, तो क्लोम के द्वारा ही भी जो है मछली सांस लेती है। और मनुष्य जो है यानी ट्रेकिया, मानव जो है श्वास नली के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा नहीं, गलत, ट्रेकिया हो गया तुम्हारा जैसे केचुआ, क्या हुआ, केचुआ, केचुआ जो है ट्रेकिया के द्वारा सांस लेता है, ठीक है, श्वास नली के द्वारा सांस लेता है। और क्या होता है, ये फेफड़ा जो है, फेफड़ा के द्वारा कौन सांस लेगा, मनुष्य सांस लेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के ज़्यादा मछली जो है गिल्स या गलफड़ या क्लोम कहते हैं, उससे सांस लेता है। फेफड़ा के द्वारा मनुष्य सांस लेता है, और श्वास नली यानी ट्रेकिया के द्वारा तुम्हारा केचुआ आ जाएगा, केचुआ सांस लेता है। ये सब कुछ नोट के रूप में, इम्पोर्टेंट के रूप में देख लेते हैं। श्वास नली या ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों, टिड्डा, तिलचट्टा, है ना, होता है, तिलचट्टा में होता है, यानी जिसको आप तिलचट्टा नहीं रहेगा, ज़्यादातर नहीं रहता है, वहाँ पर लिखा होता है कॉकरोच, ठीक है, इंग्लिश शब्द है फिर भी हिंदी में लिख देता है। तो श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा जो श्वसन कीटों, कीट मतलब कीड़ा मकोड़ा, कीड़े मकोड़े जो है ट्रेकिया के द्वारा लेते हैं। टिड्डा, टिड्डा देखे हो, ठिड़ंगा देखे हो, है ना, इसको बोलते हैं टिड्डा, है, उसको क्या बोलते हैं, टिड्डा। तो फिड़ंगा भी जो है वो किसके द्वारा लेता है, ट्रेकिया के द्वारा, तिलचट्टा भी होता है, ठीक है। मछलियाँ गिल से श्वसन करती है, ठीक है। मेंढक, मनुष्य, सर्प, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ इत्यादि श्वसन फेफड़ों से करते हैं। अब यहाँ पर एक ठो विशेषता बताते हैं, थोड़ा सा एक विशेषता मेंढक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मेंढक जो है फेफड़ा से भी सांस लेता है, ठीक है, मेंढक जो है फेफड़ों से भी सांस लेता है, और फेफड़ा से भी, हाँ फेफड़ा से ही लेता है, और मनुष्य भी फेफड़ा से लेता है। ये देखो ये क्या करता है, 2 प्रकार के सांस लेता है, गिल्स के माध्यम से, इसमें गिल्स होता नहीं, होता है गलफड़, देखना थोड़ा सा नहीं होता है, हाँ इसी से। जब मनुष्य कहते हैं, जब ये मेंढक जो होता है जमीन में रहेगा, ये क्या उभयचर प्राणी है, दोनों जगह रहता है, थलचर और जलचर, ये दोनों प्राणी है, ऊपर में भी नीचे में भी रहता है मेंढक, ये बात को याद रखना। तो जब जल में रहता है मनुष्य, हाँ मेंढक जब जल में रहता है, ठीक है, ये जो है श्वास नली के द्वारा सांस लेगा, ठीक है। उसके बाद और ये मेंढक जब धरती में रहेगा तो ये फेफड़ा से सांस लेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ये पूछता नहीं है फिर भी हम बता दिए। सर्प, छिपकली, है ना, और रेंगने वाले जितने भी प्राणी हैं, ज़्यादातर कोई सर्प छिपकली एक प्रकार के जान लो कि ये छिपकली भी जो है फेफड़ा से सांस लेता है, क्या लेता है, फेफड़ा से भी सांस लेता है। अब आता है परिवहन, चैप्टर खत्म, श्वसन चैप्टर खत्म, चैप्टर आओ 3 परिवहन, है ना। परिवहन, अब परिवहन का मोटा मोटी मतलब समझो, जैसे आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, वही परिवहन कहलाता है। एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो मनुष्य अब भोजन का इधर से जाना, उधर का जाना, ऑक्सीजन का उधर जाना, पेड़ पर सब चीज़ का इधर से उधर जाना क्या होता है, परिवहन। ब्लड का इधर से उधर जाना, ये परिवहन होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप पढ़ेंगे कि पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है, मनुष्य में परिवहन कैसे होता है। पहले जान लें कि परिवहन का मतलब इधर से जगह इधर से उधर हो जाना, वही परिवहन होता है। तो ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। उपयोगी पदार्थ, जो मनुष्य के शरीर में उपयोगी पदार्थ जो खाते पीते हैं, ठीक है, उनके मूल स्रोत, जो अब खाए हम तो दाल, ठीक है, तो दाल खाए, दाल
दाल गया पेट में, कहाँ गया, पेट में, तो दाल पच गया, ठीक है। पचने के बाद उससे जो मेन हमको वही चाहिए ना, खराब चीज़ तो नहीं है चाहिए। पचने जो भी भोजन किए, ठीक है, भोजन किए तो मनुष्य के शरीर को क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, कमज़ोर होता है, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना, फैट जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ चाहिए। तो कुछ भी मनुष्य जब खाता है तो जो भी खाता है उसको विटामिन, प्रोटीन, वसा और क्या सब चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो ये सब जब पच जाता है उसके बाद जब जो ग्रहण जो निकलता है, जो मनुष्य को चाहिए, जो शरीर को चाहिए, और अपशिष्ट पदार्थ तो निकल गया बाहर, वो गंदा पदार्थ खत्म, बाहर निकल गया। जो पदार्थ विटामिन, प्रोटीन जो भी होता है उनको जो शरीर से इधर उधर करना पड़ता है ना, इधर हुआ, स्थानांतरण हुआ। तो वही कह रहा है कि उपयोगी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, जो शरीर के लिए उपयोगी है पदार्थों का, उनके मूल स्रोत विटामिन, प्रोटीन, वसा स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका, अब कोशिका लगा हुआ है, कोशिका तक पहुंचाने, है ना, अब पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए जरूर, पाइप टाइप तो चाहिए, तो शरीर में भी एक प्रकार की कोशिका लगा हुआ है ना, कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोग, जो उपयोग नहीं है, आप कुछ खाते हैं तो आप जो लोग खाना खाते हैं तो सब सही है थोड़ी खाते हैं, कुछ बर्बाद भी होता है, कुछ बेकार भी खाना चला जाता है। तो और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान पर, मेन जगह पर पहुंचाने का, है ना, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। मोटा मोटी समझो, मनुष्य जो प्रतिदिन जितने भी खाद्य पदार्थ है ना खाते हैं, और खाने के बाद जब पाचन की क्रिया समाप्त होती है उससे जो प्राप्त प्रोटीन, वसा, विटामिन जो भी मिलती है उनको शरीर में ला करके और पूरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा करके उसके बाद अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकालना, ये सब जो भोजन का यानी प्रोटीनों का, विटामिन का, वसा का ये इधर उधर से स्थानांतरण करना, यही तुम्हारा परिवहन करता है। परिवहन का मतलब सीधे घूम रहा है, मनुष्य के शरीर में परिवहन होता रहता है ना। जब परिवहन नहीं होगा तो मनुष्य टपक भी सकता है, तो परिवहन बहुत जरूरी है। जब अच्छा से, अब जब परिवहन नहीं होगा, ठीक है, भोजन का पाचन होने के बाद पाचन हो गया, परिवहन नहीं होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं होगा, तो मनुष्य का संतुलन बिगड़ सकता है। अब आता है कि पौधों में परिवहन, तो परिवहन जान लिए कैसे हुआ, खाद्य पदार्थों के द्वारा जितने भी विटामिन, प्रोटीन, वसा जो भी मिले वो एक जगह से गंतव्य मेन जगह पर पहुंचाया गया, उसी को हो गया तुम्हारा, वही कहलाया परिवहन। परिवहन तुम्हारा हो गया। अब पौधों में परिवहन कैसे होता है, भोजन जो खाते हैं उसके बाद प्रोटीन, वसा जो भी मिलता है इधर उधर से एक के जगह पेट में नहीं रहेगा, शरीर तक पहुंचाना है, खून के द्वारा शरीर में लगाएगा। और उसी के प्रकार पौधों में भी परिवहन होता है, पौधन अपना ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है, जल ग्रहण करता है, खनिज लवण ग्रहण करता है। तो आप समझो, पहले एक कोशिकीय जीव है, क्या करें, जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमिडोमोनास, युगलिना, सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। ये सब पहले ही समझिए कि विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। सामान्यतः बड़े बड़े पौधों में परिवहन के लिए दो मुख्य परिवहन तंत्र होते हैं। जैसे पेड़ पौधे में एक कोशिकीय पौधा, ठीक है, ज़्यादा कोशिका नहीं पाई जाती है, उसमें क्या होता है, वो आ गया तुम्हारा एक कोशिकीय पौधा आ जाता है क्लेमिडोमोनास, ठीक है, डोमोनास, युगलिना, सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा, जो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं उसका जो है विसरण के द्वारा होता है। और जैसे बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उसमें जो है परिवहन के दो तंत्र पाए जाते हैं, एक ठो जाइलम, एक ठो फ्लोएम ना। पेड़ पौधे में भोजन को इधर से या कई पदार्थों को इधर से उधर ले जाने का काम क्या करता है, जाइलम और फ्लोएम करता है। मनुष्य के शरीर में भी कई चीज ले जाता है, इसी पेड़ पौधे में भी ले आने का, खाली खा लेगा तो वहीं पड़ा रह जाएगा, तो ले जाना भी जरूरी है ना। तो पौधों में दो ही चीज होता है, बड़े बड़े पेड़ पौधे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। देखो आप जाइलम कैसे काम करता है और फ्लोएम कैसा काम करता है। जाइलम से याद रखना जल, क्या, जल। किसी भी पौधे में जाइलम का कार्य क्या है, जल
एवं घुलित जल में घुलित खनिज लवणों को स्थानांतरण करना होता है। जाइलम का काम क्या है कि जल को ले जाना और जल में जितना घुला हुआ पदार्थ है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मतलब गंतव्य स्थान तक जहाँ उसको जरूरत है वहां तक ले जाना। इसमें जल एवं खनिज लवणों का बहाव नीचे से ऊपर होता है। इसमें जो है नीचे से होगा, क्योंकि हम मान लो ये पेड़ है, पेड़ के नीचे तुम्हारा खनिज लवण पाया जाता है, जल होता है, तो बहाव क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर होता है ना, नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है। तो जाइलम यानी जल, याद रखना है किसी भी पौधे में जाइलम का काम जो है जल को पहुंचाना और जल में जितना हुआ घुला हुआ पदार्थ है उस खनिज पदार्थ उसको स्थानांतरण करना एक जगह से दूसरे जगह। पहले यहाँ पर था, यहाँ से पेड़ दूसरा जगह ले गया, और इसका बहाव जो है नीचे से ऊपर की ओर होता है। यह कोशिका मृत होती है। यह कोशिका कैसी होती है, मृत होती है। अब फ्लोएम का काम देखो क्या है। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का याद रखना फल, ठीक है। फल क्या है, एक प्रकार का भोजन है, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब जाइलम का काम क्या था, जल और जल में जितने भी खनिज लवण है ना उसको स्थानांतरित करना, जाइलम का कार्य। अब फ्लोएम का कार्य है फल मतलब भोजन। तो किसी भी पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है। खाद्य पदार्थ जो बनता है ना, जैसे खाद्य पदार्थ क्या, खाद्य पदार्थ का मतलब क्या, खाने योग्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ खाद्य पदार्थ। अब जैसे जल ले गया, पानी ले गया, जितने भी खाद्य पदार्थ ले गया नीचे से ऊपर ले गया, है ना। फिर भोजन बना, भोजन क्या बना, भोजन के रूप में कोई भी फल आएगा। तो इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर से नीचे दोनों तरफ हो सकता है ना। पेड़ में, अब पेड़ पौधा में कभी आम ऊपर में भी लटक सकता है और नीचे में भी कहीं फर सकता है ना, कोई न जड़ों से निकल सकता है कहीं। तो इसका स्थानांतरण क्या, ऊपर से नीचे किसी और दोनों ओर हो सकता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। इसकी कोशिका क्या होती है, जीवित होती है। जाइलम क्या समझे, जाइलम क्या करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, ये सब साल आता है, कहीं कहीं बोलना भी छूट गया तो ध्यान से समझना है। तो जाइलम का कार्य की है जल तथा खनिज लवण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है। ये इसका जो नियम क्या है, नीचे से ऊपर की ओर होता है। फ्लोएम का क्या काम है, फल या भोजन का काम क्या है, फ्लोएम का कार्य क्या है, यह खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर से नीचे की ओर हो सकता है, और ये कोशिका जीवित होती है, वो क्या होता है, मृत होती है, ठीक है। अब एग्जाम में तो ये समझा दिए, अब एग्जाम में आएगा कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन है सिर्फ दोनों का कॉलम बना लेना, परिभाषा लिख देना है, वही अंतर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक देखो, दोनों का कॉलम ऐसे, कॉलम का मतलब ऐसे डिब्बा बना लेना, एक बगल जाइलम लिख देना, एक बगल फ्लोएम लिख देना, इसका परिभाषा लिख दोगे, अंतर हो जाएगा। और पॉइंट देकर लिख दोगे, यह मृत कोशिका होती है, यह जीवित कोशिका होती है। इसका जो है नीचे से ऊपर होता है, ये जो है ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। बस हो गया अंतर, खेला खत्म। और पढ़ोगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दो, है ना, काफ़ी देर हो गया, ठीक है, बंद कर देते हैं और थैंक यू बोल देते हैं यार, थैंक यू बोल देते हैं देखने के लिए, थैंक यू।